Welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video I will tell you about law of demand. तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, लॉ ऑफ डिमांड। देखो बेसिकली डिमांड होती क्या है, जब कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी आदमी क्या है खरीदता है या कुछ भी है, उसकी डिमांड क्या है बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। ये फ्लक्चुएट्स होता रहता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ये कभी घटती रहती है कभी बढ़ती रहती है, ठीक है। बात की जाए लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो देखिए, other things being equal, when the prices of the commodity increases, demand will decreases, and when the prices of the commodity decreases, the demand will increases. इसमें क्या क्या है कि अदर्स जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या है, वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे आपके प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे आपकी प्राइसेस क्या है वो बढ़ जाएंगे, आपकी डिमांड क्या है कम हो जाएगी। इन दोनों में बेसिकली क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। मैं आपको बताऊं कैसे। जब प्राइसेस आपके बढ़ेंगे डिमांड कम हो जाएगी, जब आपके प्राइसेस घटेंगे तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। इनमें क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में, ठीक है। बात की जाए कि अगर इसको आप इन डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं। फिर टेबल के थ्रू स्टडी करने के बाद इसका हम क्या है, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास प्राइस क्या है, अगर आपके पास प्राइस 10 है, डिमांड कितनी है 100 है। अगर आपके पास प्राइस 10 से घट के कितना हो गया, 9 हो गया, तो क्या हो गया आपके पास, डिमांड बढ़ गई। डिमांड कितनी होगी 150। अगर आपका प्राइस और घट गया 8 हो गया, तो आपके पास डिमांड कितनी हो गई 200। ये डिमांड फिर से बढ़ गई। इससे आपको पता लग रहा है कि अगर प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गई। अगर यह क्या है, अगर आपका प्राइस हो जाता 12 तो आपकी डिमांड कितनी हो जाती, मानो इतनी होगी 3 नहीं। अगर आपका प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। मान लो आपकी डिमांड सिर्फ 50 बची, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो गई। ये हुआ इसमें बेसिकली। तो ये क्या है, अगर आपने डायग्राम के थ्रू बताना है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है OX, ठीक है, और ये आपकी क्या है OY, वाई एक्सिस है। इस पे क्या है, आप क्वांटिटी शो करोगे एक्स एक्सिस पे, और OY एक्सिस पे आप प्राइस शो करोगे। तो इसमें जैसे आप रखोगे ये पूरा डाटा कैसे भी, तो ये क्या है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ। बात की जाए इसकी अजम्पशंस की कि क्या क्या इसके अजम्पशंस है, जिनको जैसे हमने कहा था इधर कि अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, तो कौन कौन से फैक्टर है जो चेंज नहीं होने चाहिए, क्या क्या फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। और नो चेंजेस इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है जो भी कुछ चीज़ें मतलब ले रहा है खरीद रहा है मार्केट से, उसकी क्या इनकम भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी इनकम कम या ज़्यादा हुई तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा। वो उतने वैसे अपने इनकम के अकॉर्डिंग क्या है वो चीज़ें परचेज करेगा। अब बात की जाए नेक्स्ट अजम्पशन की, तो वो है नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर, कि उसके क्या है टेस्ट और प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं आना चाहिए। उसके मतलब फैशन वगैरह हो गया, जैसे चेंज होता है ट्रेंड वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है डिमांड फ्लक्चुएट करती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें साफ बता दिया है कि ये फैक्टर आपके पास चेंज नहीं होना चाहिए, तब आपके पास लॉ ऑफ डिमांड क्या है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डजंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन दी नियर फ्यूचर, की फ्यूचर में भी आपको ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी चीज़ के प्राइस क्या है कम हो जाएंगे किसी भी चीज़ के, ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि जो प्राइजेस आज है वही कल रहेंगे। बट इन रियल लाइफ दैट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज क्या है, किसी चीज़ का प्राइस आज कम है, अकॉर्डिंग टू सीजन्स भी चेंज होता है, किसी चीज़ का प्राइस आज कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे क्या है ये फ्लक्चुएट्स होता रहता है प्राइस। बट इसमें क्या है कि अदर थिंग्स क्या है सेम रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट की कंडीशंस चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड डिमांड चेंज होती है, ठीक है। अगर बात की जाए डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने आपको वो टेबल बताया जिसमें आपके पास डिमांड और प्राइस और डिमांड के बारे में रिलेशनशिप बताया गया था, तो उसको क्या कहते हैं आप, शेड्यूल कहते हैं। इकोनॉमिक्स में उसको क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। और जो आपने डायग्राम बनाया उसको क्या कहते हैं, कर्व, ठीक है। तो देखो
It is a table which shows different amounts of a commodity demand at different possible prices of that commodity. ये क्या है बेसिकली, क्या है, एक टेबल है जो डिफरेंट अमाउंट शो करता है किसका, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। बात की जाए डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो वो डिमांड शेड्यूल होता है, जैसे वो टेबल होता है, उसको क्या है ग्राफिकली, जब आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या बन गया आपके पास, डिमांड कर्व। और अगर बात की जाए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, आपके पास बेसिकली जो आपके पास डिमांड शेड्यूल है वो टू टाइप्स का होता है, एक इंडिविजुअल ये और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और बात की जाए कि आपके पास ये जो डिमांड कर्व है ये भी टू टाइप्स का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक मार्केट डिमांड कर्व। बात की जाए इंडिविजुअल शेड्यूल की, तो देखो इसमें क्या करेगा, सिर्फ एक कमोडिटी के बीच में क्या है रिलेशनशिप बताएगा, मतलब कि सिर्फ एक कंडीशन बताएगा, मार्केट के बारे में नहीं ये बताएगा। जैसे आपके पास सिर्फ ये क्या बता रहा है, सिर्फ एक रिलेशनशिप बता रहा है इसमें कि प्राइस जब घटा तो जैसे प्राइस बढ़ा, इसमें क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड क्या है वो कम हो गई, ठीक है। इसमें यही इसने बताया। और बेसिकली ये इंडिविजुअल सिर्फ एक चीज़ बताएगा, सिर्फ, ठीक है। ये दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताएगा, सिर्फ एक चीज़ के बारे में ये रिलेशनशिप बताएगा। मान लो आपके पास प्राइसेस किस चीज़ के हैं, पोटैटोज ले लो आप एग्जांपल में, कि अगर पोटैटोज के प्राइस क्या है बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर पोटैटोज के क्या है प्राइस जो बढ़ता रहेगा तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होती रहेगी, ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी, ठीक है। तो इसको आपने ग्राफ पे शो कर दिया। ओ एक्सिस पे आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, और वो ओ वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस है। तो जैसे आप इसको शो कर लोगे, मान लो कि आपके पास प्राइस 1 है तो डिमांड आपके पास मान लो इतनी थी, मतलब मान लो ये यहाँ तक का ना नीचे, तो आपके पास इतनी थी ये। अगर आपके पास प्राइस 1 से क्या हुआ, बढ़ गया 2, तो क्या है ये कम हो रही है आपके पास। जब ये क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। मान लो ये 6 से 4 होगी, और मान लो आपका प्राइस फिर से बढ़ गया, 3 हो गया, तो ये 4 से घट के कितनी रह गई आपके पास, कम रह गई। मान लो ये 8 थी, ये 6 थी, ये 4, फिर 2, ये क्या होती रहेगी, कम ही होती रहेगी। जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा, क्वांटिटी मान लो कि आपकी डिमांड क्या है, कम होती रहेगी। और अगर बात की जाए आपके पास मार्केट शेड्यूल की, मार्केट शेड्यूल होता है जिसमें आपके पास मार्केट की सारी कंडीशंस के बारे में बताया जाए, जैसे कि प्राइस घट भी रहा है, प्राइस बढ़ भी रहा है, इन दोनों कंडीशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर इन दोनों चीज़ का कम्बिनेशन आपको मार्केट सिचुएशन के उस पर बताया जाएगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, शेड्यूल पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात की जाए देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल, पता है मार्केट में क्या है, चीज़ों का डिमांड कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी, क्यों होगी उसके पीछे भी रीज़न है। तो देखो इसकी बात की जाए मार्केट शेड्यूल की, तो बेसिकली इसमें क्या है, 2 और मोर देन 2 कमोडिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप शो करता है ये। तो बात की जाए अगर इसका प्राइस मान लो 1 है, ये है आपके पास, देखो ये प्राइस है, ये डिमांड है ए कमोडिटी की, ये डिमांड है बी कमोडिटी की, और ये क्या है मार्केट डिमांड, ठीक है। अगर बात की जाए आपके पास कि प्राइस अगर आपके पास 1 है, यहाँ पर डिमांड 10 है, यहाँ पर डिमांड 10 है, यहाँ पर डिमांड बढ़ के 12 होगी, तो क्या होगा, जब आपके पास डिमांड पहले 10 थी तो क्या हो गया, जब आपके पास डिमांड 10 थी और प्राइस आपके पास बढ़ गया, जब आपके पास प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, तो डिमांड क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। और इसमें भी क्या हुआ, कम होगी आपके पास डिमांड। जैसे आपके पास प्राइस बढ़ रहा है वैसे आपकी डिमांड घट रही है, ठीक है। और इसमें देखो आप, जब आपके पास 1 प्राइस है तब इधर पहले 12 डिमांड थी, जब आपके पास 2 प्राइस हो गया तब इसके पास डिमांड सिर्फ 10 रही घट के। और मार्केट सिचुएशन कैसे पता लगेगी आपको, जब आप ए कमोडिटी और बी कमोडिटी के बीच का रिलेशनशिप इन दोनों को प्लस करके आपको बेसिकली पता लगेगा। जैसे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करोगे कि ए कमोडिटी की कितनी डिमांड घटी, बी कमोडिटी की कितनी डिमांड घटी, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास मार्केट सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो इधर आगे आपने ए प्लस बी कर दिया, जैसे 10 + 12 हुआ आपके पास 22, 8 + 10 हुआ आपके पास 18। तो इसी को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे तो इसे क्या कहते हैं, मार्केट शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल जो आपने टेबल पे शो किया, और कर्व मार्केट का जिसे आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये है सबसे पहले आपके पास मार्केट ए का, जैसे देखो, जैसे ही प्राइस ये था, मान लो प्राइस 1 था, इसकी डिमांड आपके पास 10 थी, 2 हो गया तो कितनी होगी, 8 होगी कम होके,
प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पर दोनों चीज़ का कम्बिनेशन बता दो। अगर प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, मान लो, अरे तो छोटा बनाया हुआ है मैंने ये, ठीक है, ये मान लो प्राइस अगर आपके पास 1 है, डिमांड आपके पास पहले 22 है। अगर प्राइस आपके पास बढ़ के 2 हो गया तो आपके पास ये घट के कितनी रह गई, सिर्फ 18 रह गई। जैसे आपके पास प्राइस बढ़ा, डिमांड, सॉरी इधर क्या होगा, डिमांड कम होगी, और प्राइस जब ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब प्राइस आपके पास कम हो जाएगा तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है, आपके पास अपोजिट रिलेशनशिप है। ये आपको मैंने डायग्रामेटिकली भी बता दिया, थ्योरेटिकली भी बता दिया। आई होप सो अब तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप अब सोच रहे होंगे कि डिमांड कर्व सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है, नेगेटिव ही क्यों ये स्लोप कर रहा है, अपवर्ड क्यों नहीं स्लोप कर रहा, तो इसके पीछे भी रीजंस है। चलो बताते हैं आपको उन रीजंस के बारे में कि क्या क्या रीजंस है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड रेदर देन अपवर्ड। ओके गाइस, अगर बात की जाए कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम व्हाई इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, basically why it shows the negative relationship between price and demand. There are various reasons, and the main reasons is that law of diminishing marginal utility. First of all क्या है, लॉ ऑफ, इधर MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता, कि किसी भी कोई भी चीज़ मान लो आपने खरीदी, उससे आपको कितनी उपयोगिता मिली, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। सबसे पहले समझ लो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या है, गोसन्स फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, और गोसन्स फर्स्ट लॉ। और ये क्या कहता है कि मान लो जब आपके पास आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लो चीज़ रहने दो खरीदना, आपको भूख लगी थी, आपने क्या किया, खाना खाया, आपको भूख लगी थी, खाना खाया, आपको क्या है, बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, आपने क्या है, खाना खाया, तो आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिली, ये पूछते हैं आपसे। मान लो 10 में से कितने नंबर दोगे, मान लो 10 में से 10 यूटिलिटी मिल गई आपको। पहले तो आपने खाना खाया, आपको 10 यूटिलिटी मिल गई, फिर आपको थोड़ी सी कम भूख रही, तो क्या हुआ, यूटिलिटी क्या है, अभी चलो उतनी, उससे थोड़ी सी कम हुई, मान लो 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई, फिर आपको थोड़ी और कम भूख हुई, जैसे आप खाना खा रहे हो आपको भूख क्या है, कम होती जा रही है, तब आपकी यूटिलिटी क्या है, 8 से घट के 7, 9 से घट के 8 रहेगी, ठीक है। जब आपने और खाना खाया, आपका पेट धीरे धीरे मतलब भरने लगा, और क्या है, आपकी यूटिलिटी क्या है, घटने लगी। तो क्या हुआ, तो आपकी जो है वो यूटिलिटी क्या है, कम होती गई। अकॉर्डिंग टू जैसे आप खाते गए खाना, आपकी यूटिलिटी कम होती गई, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप क्या बोलोगे, बस अब नहीं खाना है, अगर इससे ज़्यादा खाया तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये क्या हुआ आपके पास एग्जाम्पल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। पहले आपकी यूटिलिटी कितनी थी, इतनी ज़्यादा थी, फिर आपकी कम हुई, फिर कम होते होते ये नेगेटिव में ही चलेगी, फिर एक बार नेगेटिव में चलेगी, फिर थोड़ी देर बाद क्या है, मान लो शाम को आपको फिर से भूख लग जाएगी, फिर ये क्या है, फिर से अपवर्ड, थोड़ी अपवर्ड। बट ये क्या है, एक बार आपकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, कोई चीज़ खाई आपने, आपको कितनी उपयोगिता मिली, बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिली, फिर आपकी क्या उपयोगिता कम होते कम होगी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी वजह से क्या है, आपके पास जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकेंड रीजन की बात की जाए, वो है आपके पास इनकम इफेक्ट। इनकम कैसे इफेक्ट करती है, मान लो आपकी जो इनकम है वो कितनी है, मान लो 10,000 है, ठीक है, और क्या है, आपको उसमें अपने परिवार का भी पेट भरना है, अपना मतलब परिवार में आ गया अब भी, तो क्या है, आपने अपना परिवार का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, वो मतलब कि अपने पापा का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। तो फिर वो क्या करते, सारा मैनेज करते कि यहाँ पे अगर क्या हुआ, किसी चीज़ का प्राइस क्या है, कम हो गया, तो क्या सोचेंगे कि आज थोड़ी चीज़ ज़्यादा ले जाते हैं, सोचोगे ना कि आज प्राइस कम है, आज मान लो आपके सब्जी के प्राइस थोड़े कम हो गए, क्या है, थोड़ी हफ्ते भर के लिए, पूरे के लिए सब्जी ले जाओ, एक बार में आपने खरीद लिया, उससे क्या हुई, डिमांड बढ़ गई। जैसे प्राइस ज़्यादा होंगे मान लो, तो क्या करोगे, सब्जी के प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, क्या करोगे, फिर आप थोड़ा कम उसको खरीदोगे कि एक दिन के लिए सब्जी ले जाता हूँ, क्या पता 2-3 दिन बाद सब्जी का रेट घट जाए और फिर तब ले जाऊँगा मैं सब्जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके पास इनकम इफेक्ट पड़ा ना, डिमांड कर्व पे फर्क
हुआ ना ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनकम इफेक्ट बेस पे पड़ रहा है। नेक्स्ट बात की जाए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन क्या होता है? सब्सटीट्यूट, मान लो आपके पास क्या है, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स तो आपको पता होगा कि एक वस्तु के बदले हम क्या है दूसरी उसका अल्टरनेटिव यूज भी होता है। मतलब कि जैसे मान लो टी एंड कॉफ़ी, अगर मान लो कभी आपके पास चाय पत्ती खत्म होगी, आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल है, चलो यार कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी, आपके पास सब्सटीट्यूट गुड्स होगी कि एक के बदले दूसरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ ले लो आप, ठीक है, उसके बदले आप मान लो कि आप ले लो सर्फ का एग्जाम्पल ही ले लो, उसमें क्या है डिफरेंट कंपनीज के सर्फ आते हैं, जिसका प्राइस कम होगा आप वो ले लोगे, ठीक है। तो इससे भी इनकम इफेक्ट पड़ा कि जब सब्सटीट्यूशन गुड्स आपके पास है, मान लो टी एंड कॉफ़ी है एक दूसरे के, उस पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाय नहीं मिली किसी दिन तो कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय पी ली, तो ये हुआ आपके पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये भी डिमांड पे इफेक्ट डाल रहा है ना। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट यूजेस, कि एक चीज़ के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट यूजेस किस चीज़ के होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं यार डिफरेंट यूजेस। जैसे मान लो आप क्या है, आटा ले लो, आटे का एग्जांपल, आटे से आप क्या है रोटी भी बना सकते हो, पूरियाँ भी बना सकते हो, और कुछ भी है, कुछ भी परांठे भी बना सकते हो, जो कुछ आपने बनाना आप उससे बना सकते हो। कितने यूजेस है इसके, बहुत यूजेस है ना। वैसे ही दूध का एग्जांपल ले लो, दूध से आप क्या कर सकते हो, पनीर बना सकते हो, दही बना सकते हो, खोआ बना सकते हो, जो आपका मन करे वो बना सकते हो। एक चीज़ के कितने यूज है, बहुत सारे यूज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करी जाए साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप माने कि जैसे मान लो कोई भी, मतलब मान लो डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। मान लो कोई चीज़ आपने ज़्यादा खरीदी, मान लो पूरे एक सोसाइटी में किसी का भी ग्रुप है, उसने क्या किया, कोई भी चीज़ खरीदी, मान लो एप्पल्स है, वो उस दिन ज़्यादा बिके, ठीक है, उसकी डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। मान लो प्राइस कम हुए तो डिमांड क्या हुई, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हुई, लोगों ने ज़्यादा खरीदना शुरू किए। और जैसे ही आपका प्राइस बढ़ा, लोगों ने क्या है खरीदा ही नहीं, क्योंकि महंगे हो गए। ये क्या है, आपके पास एक सोसाइटी में जो भी ग्रुप है उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो दैट्स वाई योर डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। यही सारे रीजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है, लॉ ऑफ डिमांड की जितने भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट रह गए, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सट्रक्शन ऑफ डिमांड, मतलब कि जो भी रह गए आपके टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर दिस, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इतना अगर आपने आज समझ लिया ना, तो कल आप उससे क्या है को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये जो सारे टॉपिक है ये क्या है को रिलेटेड है। एंड गाइज, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगी, जिसमें क्या है जब उसमें कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो मैं आपको क्या है पीपीटी बना के क्या है कोई भी इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उनकी पीपीटी बना के आपको यूट्यूब उधर टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। तो जिसको टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना हो तो यू कैन गाइज connect with me on my telegram channel, and I will give you link in my comment section. And till then, like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. So till then, take care, bye bye, see you soon in my next videos.